एक रहस्यमयी कॉल। अध्याय 3। रिचर्ड पर हमला। उस बंगला नंबर 10 के गार्ड ने रिचर्ड को सोचने की एक नई दिशा दी थी। रिचर्ड वापस चलते चलते बंगला नंबर 9 की तरफ पहुंचा। उसने देखा उसकी टीम ने जल्दी ही उस बंगले को पुलिस बैरिकेड टेप से कॉर्डन ऑफ कर दिया था। लंदन पुलिस के बड़े अक्षर उस बैरिकेड टेप में से रात के अंधेरे में भी चमक रहे थे। अब कुछ समय बाद जब सुबह हो जाएगी तब बहुत से लोग वहां पुलिस को देखकर जमा हो सकते थे। इसीलिए इस प्रकार की टेप जिससे लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि इसके आगे नहीं जाना है, काफी जरूरी थी। रिचर्ड ने हाथों से उस टेप को ऊपर किया और झुककर बंगला नंबर 9 में घुस गया। वो धीरे धीरे गार्ड कैबिन से जहां पुलिस ने वो बैरिकेड टेप लगाई थी बंगला नंबर 9 तक जाने लगा। वो रुका और उसने देखा BMW E21 जो पहले वहां थी अब नहीं थी। रिचर्ड की पैनी निगाहों से कुछ नहीं बचता था। उसे समझ आ गया उस गाड़ी में वो लोग भागे थे, परंतु रिचर्ड को उसका नंबर याद नहीं था। रात के घूप अंधेरे में रिचर्ड को हर गाड़ी का नंबर नोट करने का ख्याल नहीं आया था, परंतु उस गाड़ी के वहां ना होने से रिचर्ड को अपने सिगार का केस मिल गया जो शायद उसी गाड़ी के पीछे गिर गया था। रिचर्ड को वैसे भी अब सिगार की काफी ज्यादा आवश्यकता थी। उसने उस केस को उठाया और अपनी फेवरेट हवाना सिगार निकाली और उसे अपने लाइटर से जलाकर उसके कश में खुद को मदहोश कर लिया था। रिचर्ड बंगले के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसने पीछे के गार्डन एरिया में देखा कुछ बहुत अलग पौधे थे। रिचर्ड ने एक पौधे को हाथ में लिया और सोचा, क्या ये डैफोडिल है? सामान्यतः लंदन में पीले डैफोडिल मई तक ही रहते थे और अभी अक्टूबर में डैफोडिल का होना मुश्किल था। साथ ही सफेद डैफोडिल और भी ज्यादा अकल्पनीय सा लग रहा था। रिचर्ड अपने सिगार के कश मारते हुए उस डैफोडिल जैसे पौधे को अर्धचंद्र की रात में निहारते हुए बोला, तुम्हारा काम खत्म हो गया लुइस। लुइस एकदम से सख्ते में आ गया। वो बोला, रिचर्ड, आपको हर बार कैसे मालूम पड़ जाता है कि आपके पीछे कौन है? रिचर्ड बोला, तुम्हारी रोज और जैस्मिन के मिश्रण से भरी सुगंध किसी को भी तुम्हारे होने का भेद खोल सकती है। लुइस रिचर्ड की इन अनेक प्रतिभाओं का कायल था। ऐसे ही नहीं, रिचर्ड को हॉकआय ऑफ द ईयर का पुरस्कार साल दर साल मिलता रहता था। उनके बॉस फोर्ब्स को भी ये बात पता थी कि कोई भी पेचीदा केस जिसमें उसके खुद पर राजनीतिक दबाव रहता था, उस केस को यदि कोई हल कर सकता था तो वो था रिचर्ड। हालांकि ये केस अलग था। इस केस में रिचर्ड को एक लड़की की कॉल ने फंसाया था, वो भी ऐसा कि रिचर्ड का सबसे प्रमुख साथी वॉटसन किसी गहरी मुसीबत में फंस गया था। यदि रिचर्ड का अंदाजा सही था और इसमें यदि लंदन माफिया की भूमिका थी तो ये केस फोर्ब्स के भी बूते के बाहर की बात थी। लंदन माफिया बेहद खतरनाक था और उनसे लड़ना बहुत मुश्किल। लंदन माफिया की पहुंच बहुत ही ऊपर तक थी, परंतु उन्होंने एक गलती भी कर दी थी। उन्होंने वॉटसन का अपहरण करके इस केस को रिचर्ड के लिए व्यक्तिगत केस बना दिया था और यदि पुलिस अपने पर आ जाए तो फिर कोई भी माफिया इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो पुलिस का सामना कर पाए। लुइस ने लंबी खामोशी के बाद बोला, सर, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जगह सील कर ली है, रिपोर्ट लिख ली गई है। और रिचर्ड लुइस की बात काटते हुए बोला, तुमने एक बात गौर की? लुइस बोला, क्या? रिचर्ड बोला, इस डैफोडिल जैसे दिखने वाले पौधे को देखो। लुइस नीचे झुका और अपने पंजों के बल बैठते हुए उस पौधे को नजदीक से देखने लग गया। रिचर्ड बोला, ये पौधा सबसे अधिक सींचा हुआ है और इसके आसपास के बाकी पौधे ऐसा लगता है कि उनको बस भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए लगाया गया हो। लुइस ने इस नजरिए से उन पौधों को नहीं देखा था। वैसे भी रात के इस घूप अंधेरे में इतनी महीन बारीकी से गौर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। रिचर्ड बोला, साथ ही तुमने यदि गौर किया हो तो वो सोफे जो लिविंग रूम में थे अभी हाल ही में खरीदे हुए लग रहे थे, परंतु उसमें हल्की सी धूल थी, जैसे बहुत ही दिनों से बंगले में वैक्यूम नहीं किया हो। लुइस का ध्यान उस पर भी इतना नहीं गया।
वो सोच में पड़ गया। रिचर्ड ने आगे बोला, इसलिए मुझे ये लग गया कि बंगला नंबर 10 का गार्ड सही बोल रहा था। इस बंगले नंबर 9 का केयरटेकर कभी कभी ही यहाँ आता था और इसीलिए वो कुछ चीज़ें जो उसे बताई जाती थी उन पर ध्यान देकर चला जाता था। लुइस बोला, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? रिचर्ड बोला, वो दोनों गार्ड उस अपराधी से मिले हुए थे। जब मैं और वॉटसन पहुंचे तो पहले गार्ड ने फोन घुमा घुमा के हमें रोकने की कोशिश की, परंतु वो कच्चा खिलाड़ी था और वॉटसन के चिल्लाने पर अनायास ही हमें अंदर जाने दिया। जब अपराधी को लगा कि 2 पुलिस वाले वहां है तो उसने उस लड़की को बोला कि हमें भगाए। लड़की ने सर्च वारंट मांगा और हमें भगा दिया। मुझे तभी अंदर घुस जाना चाहिए था। मैं सर्च वारंट के लिए फोन करने चला गया और पीछे से हो सकता है कि अपराधी ने उन दोनों बुजुर्गों की हत्या कर दी। वॉटसन ने शायद ये सुन लिया और देख लिया होगा, इसीलिए उस पहले वाले गार्ड ने वॉटसन को कुछ सुंघाया और बेहोश किया और उस BMW कार में लेटा दिया। तब तक मैं आ गया। मैंने बिना देखे कि गार्ड कहाँ है सीधे ही बंगले पर चला गया। इधर जब मैं गार्ड के पास वापस आया तो वहां दूसरा गार्ड था, क्योंकि पहला गार्ड BMW में बेहोश वॉटसन के साथ बैठा था। दूसरा गार्ड ने मुझे रोका और थोड़ा टाइम पास किया और फिर मौका पड़ते ही BMW में जाकर बैठ गया। वो अपराधी भी शायद उस BMW में पहले से बैठे होंगे और मेरे सामने वहां से फरार हो गए। लुइस बोला, सर आपने वाक्य तो अच्छे से बता दिया, परंतु वो लोग वॉटसन को लेकर क्यों जाएंगे? इससे तो अच्छा रहता कि वॉटसन को बेहोश करके पीछे गार्डन में फेंक देते और चुपचाप निकल जाते। हो सकता था वॉटसन को बीच में होश आ जाए और वो उन लोगों पर गाड़ी में हमला कर दे। आखिरकार गाड़ी में वॉटसन को संभालना मुश्किल होगा। रिचर्ड बोला, हो सकता है वॉटसन को उन्होंने कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया हो। लुइस बोला, हो सकता है, परंतु कोई भी अपराधी ये रिस्क क्यों लेगा? बेहतर है बेहोश करो और यहीं कहीं फेंक दो। और भी अच्छा है कि अंदर बंगले में ही डाल दो और बंगला बाहर से बंद करके निकल जाओ। वैसे भी इतना घूप अंधेरा था। रिचर्ड बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। रिचर्ड सोच में पड़ गया था। लुइस को क्रिमिनल माइंड को रीड करना अच्छे से आता था। उसको पता था कि कोई अपराधी किस प्रकार से सोचता है। रिचर्ड को अचानक से लगा कि लुइस और उसकी टीम का काम खत्म हो गया था। उनकी वो पूरी रात काली हो चुकी थी। शायद रिचर्ड को लुइस ये बताने ही आया था। रिचर्ड बोला, ठीक है लुइस, तुम और टीम चले जाओ। लुइस बोला, सर आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। आपकी गाड़ी तो अब आपको 2-3 दिन बाद ही मिलेगी। आपने कुछ ज़्यादा ही बहादुरी दिखा दी। रिचर्ड बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, वॉटसन को ढूंढने के लिए टीम भेजो। सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दो और साथ ही अपने नेटवर्क में भी खबर भिजवा दो कि यदि वॉटसन को कुछ हुआ तो वो लंदन माफिया हो या रशियन माफिया, लंदन पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। लुइस बोला, ठीक है सर, पर आप यहाँ अकेले क्या करोगे? सुबह के 4:25 हो रहे हैं। लुइस हमेशा से ही सटीक समय बताने का आदी था। रिचर्ड बोला, हाँ मुझे पता है, थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है। बस मुझे वॉटसन की कुछ ज़्यादा ही याद सता रही है। लुइस बोला, सर हम उसे ढूंढ लेंगे। रिचर्ड बोला, वॉटसन मेरा बहुत करीबी साथी है और इस बार यहाँ आने का आइडिया भी उसी का था। मैं तो उस कॉल को अनसुनी कर रहा था, परंतु वॉटसन ने ही मुझे उस कॉल को सीरियसली लेने और इस बंगले पर आने के लिए आग्रह किया था। लुइस बोला, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि मैं और वॉटसन एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, परंतु किसी पुलिस वाले पर यदि कोई आँच आई तो हम सब एक हो जाएंगे। रिचर्ड बोला, मुझे पता है। इधर लुइस और रिचर्ड बातें कर रहे थे कि मेल्विन दौड़ता हुआ आया और बोला, रिचर्ड, फोर्ब्स सर का आपके लिए कॉल है। रिचर्ड को आश्चर्य हुआ। इस समय सुबह के 4:30 बजे फोर्ब्स ने कॉल किया है और किसको कॉल किया? मेल्विन समझ गया कि रिचर्ड को क्या संशय हो रहा था, परंतु उसका जवाब लुइस ने दिया। मैंने जॉइंट कमिश्नर को बता दिया था कि मैं आपकी मदद के लिए जा रहा हूँ।
और वो फोर्ब्स को सुबह बता देंगे जब वो ऑफिस में उनसे मिलेंगे। रिचर्ड समझ गया कि फोर्ब्स को पता था रिचर्ड मानेगा नहीं और लुइस की ही मदद लेगा, और लुइस कोई भी काम बिना जॉइंट कमिश्नर को बताए नहीं करता था। फोर्ब्स ने जॉइंट कमिश्नर से पूछा होगा और फिर बंगला नंबर 9 का फ़ोन नंबर तो शहर के हर येलो पेजेस में था। रिचर्ड भागता हुआ बंगले के अंदर गया और वहां उसी लिविंग रूम में जहां वो लाशें थी, सोफे के पास में टेलीफोन था जिसे एक पुलिस कांस्टेबल ने उठा रखा था। रिचर्ड ने फ़ोन का रिसीवर लिया और इशारे से उस पुलिस कांस्टेबल को वहां से जाने के लिए कहा। रिचर्ड फ़ोन पर बोला, हेलो सर, रिचर्ड रिपोर्टिंग। फोर्ब्स फ़ोन पर चीखा, तुम मेरे ऑर्डर्स की परवाह करते हो या नहीं? रिचर्ड बोला, सर, पर यहाँ मल्टीपल मर्डर्स हो गए थे। फोर्ब्स थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है, अच्छा किया कि टीम जल्दी पहुंच गई। एविडेंस टैंपर करने का मौका नहीं मिलेगा और जल्द ही कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। रिचर्ड बोला, यस सर, बस वॉटसन कहीं नहीं मिल रहा। फोर्ब्स को इन सब डिटेल से मतलब नहीं था। वो फ़ोन पर झिल्लाते हुए बोला, वॉटसन मिल जाएगा, हो सकता है कुछ तफ्तीश कर रहा हो, परंतु तुरंत मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है जिस पर हमें तुरंत एक्शन लेना है। रिचर्ड बोला, सर। फोर्ब्स चीखा, तुरंत मतलब तुरंत, अगले 30 मिनट में मेरे ऑफिस में आकर मेरे से मिलो। फोर्ब्स ने फ़ोन काट दिया। रिचर्ड समझ गया था कि फोर्ब्स ने यदि इतना पेन लिया था रिचर्ड के बारे में पता करने का कि वो उस वक्त कहाँ था, तो इसका मतलब मामला गंभीर था। फोर्ब्स के लिए गंभीर का मतलब जहाँ कोई राजनीतिक दबाव हो। फोर्ब्स को सिर्फ अपने आकाओं की चमचागिरी करनी आती थी। लुइस रिचर्ड के सामने ही खड़ा था। वो बोला, सर, मेरी गाड़ी ले जाओ। रिचर्ड बोला, थैंक्स, और उसकी गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। वो भी एक वॉक्सहॉल अस्त्रा ही थी। रिचर्ड गाड़ी में बैठा और फोर्ब्स के ऑफिस के लिए निकल गया। हालांकि उसका पूरा ध्यान बंगला नंबर 9 ने ही घेर रखा था। रिचर्ड ने अस्त्रा को तेजी से घुमाया और जल्द ही वो नॉटिंग हिल एरिया की मुख्य सड़क को पार करने वाला था। उसका पूरा ध्यान बीती रात की घटनाओं ने घेरे रखा था। वो धीरे धीरे नॉटिंग हिल को पार करके लंदन सेंट्रल की मुख्य सड़क पर आ गया था। कमिश्नर ऑफिस अभी भी 15 किलोमीटर दूर था और उसको ये दूरी पार करने में 20 मिनट के आसपास लगने थे। उसने अपना ध्यान वॉटसन, बंगला नंबर 9 और उस लड़की की रहस्यमयी कॉल से हटाने के लिए उस अस्त्रा में आगे लगे रेडियो को ऑन कर दिया। लुइस को गाने का बहुत शौक था, इसीलिए रिचर्ड को पता था कि कोई म्यूजिक चैनल जरूर ये रेडियो पकड़ लेगा। जल्द ही स्टिंग के दी पुलिस बैंड के उस जमाने के अत्यधिक लोकप्रिय गीत उस अस्त्रा में बजने लग गए। रिचर्ड को भी द पुलिस बैंड बहुत ज़्यादा पसंद था और स्टिंग गायक के रूप में रिचर्ड को बहुत ही अच्छा लगता था। साथ ही उस म्यूजिक बैंड का नाम था दी पुलिस, जो रिचर्ड को वैसे भी रोमांचित करता था। रिचर्ड जल्द ही उन गानों की मदहोशी में कमिश्नर ऑफिस के वन वे लेन में पहुंच गया और जल्द ही वो कमिश्नर ऑफिस में होगा। रिचर्ड स्टिंग के गाने सुनने में इतना तल्लीन हो गया था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सामने से उल्टी दिशा से उस वन वे में एक और कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था उस कार का अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं था। या तो उस कार के ब्रेक फेल थे या फिर उसका ड्राइवर सुसाइड के मूड में था। वो कार एक फोर्ड फिएस्टा थी और ऐसे सीधी टक्कर से दोनों कारों वॉक्सहॉल अस्त्रा और फोर्ड फिएस्टा को भयंकर नुकसान होगा और उनके ड्राइवर की शर्तिया मौत। रिचर्ड ने ऐन मौके पर अपनी गाड़ी को दाईं ओर घुमाया और सामने एक बिल्डिंग की दीवार में अपनी अस्त्रा को भिड़ा दिया। रिचर्ड को अच्छी खासी चोट आई, परंतु उस मदमस्त फोर्ड फिएस्टा से यदि वो भिड़ता तो शायद अभी अस्पताल में होता। वो फिएस्टा तेजी से निकल गई और आगे भाग गई। रिचर्ड को समझ नहीं आया कि उस पर कोई हमला हुआ था या ये एक एक्सीडेंट था।
आज का दिन वक्सहॉल अस्त्रा और रिचर्ड की कुंडली के लिए कुछ बहुत पेचीदा दिन था। जब भी रिचर्ड कोई अस्त्रा ड्राइव कर रहा था तो वो अस्त्रा फिर रिपेयर स्टेशन ही पहुंच रही थी। रिचर्ड उस चूर चूर हो रखी विंडशील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि गेट जाम हो चुके थे और इस भयानक टक्कर ने उसे कंकशन में डाल दिया और उसका सर पूरी तरह से घूम रहा था। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो वहां से बाहर निकले क्योंकि विंडशील्ड के आगे उस बिल्डिंग की दीवार थी जिसे रिचर्ड ने टक्कर मारी थी। रिचर्ड की सीट बेल्ट भी अटक गई थी। उसी सीट बेल्ट ने रिचर्ड को बचाया था। रिचर्ड अभी अपनी पिचकी हुई अस्त्रा के अंदर अटका हुआ था और उसने देखा एक आदमी तेजी से उसकी तरफ भागकर आ रहा था। रिचर्ड धीरे धीरे अर्ध बेहोशी की स्टेट में जा रहा था जब उसने उस परिचित चेहरे को उसके पीछे का दरवाजा खोलकर उसकी सीट बेल्ट को एक तेज चाकू से काटते हुए देखा। वो व्यक्ति था फोर्ब्स। फोर्ब्स ने जल्द ही रिचर्ड को सीट बेल्ट से आजाद करा दिया था और तब तक बाकी कांस्टेबल आदि वहां आ गए थे। रिचर्ड को उन्होंने निकाला और जल्द ही रिचर्ड कमिश्नर के ऑफिस में एक सोफे पर लेटा हुआ था। डॉक्टर वहां आ गए थे और उसका इलाज कर रहे थे। मेडिकल डॉक्टर ने बोला, आपको हल्का सा कंकशन हुआ था क्योंकि कुछ ही घंटों में 2 बार आपको बहुत तेज झटके लगे थे। रिचर्ड बोला, हाँ, कुछ देर पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फोर्ब्स झिल्लाते हुए बोला, तुम क्यों ड्राइव करते हो? रिचर्ड ने कुछ जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आगे बोला, आपकी चोटें सामान्य हैं, मैंने मलहम लगा दिया है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ कांच के टुकड़े हाथों में घुस गए थे, वो मेरी असिस्टेंट अभी निकाल देगी। बस अब आप गाड़ी से दूर रहिए और कुछ दिन आराम कर लीजिए। डॉक्टर वहां से चला गया। मेडिकल असिस्टेंट ने बहुत ही बारीकी से कांच के शीशे जो पिछले दोनों एक्सीडेंट के कारण रिचर्ड के हाथों में घुस गए थे उनको निकाल दिया और वहां बैंडेड लगा दिया था। फोर्ब्स बोला, रिचर्ड, ये आराम की बात भूल जाओ। रिचर्ड बोला, सर, मैं आराम के बारे में सोच भी नहीं रहा। आप बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फोर्ब्स बोला, वो तो मैं बता देता हूँ, परंतु ये। फोर्ब्स ने रिचर्ड के हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये एक्सीडेंट नहीं, तुम पर अटैक हुआ है। रिचर्ड बोला, मुझे भी ऐसा ही लगा था, परंतु यदि हेड ऑन टकराव होता तो वो भी शायद मर जाता। फोर्ब्स बोला, नहीं, यदि ट्रेंड हत्यारा होता तो वो ऐन मौके पर कूद जाता, उसे हल्की चोटें आती पर तुम्हें गंभीर, और फिर हो सकता वो तुम पर फायर भी कर देता श्योर होने के लिए। रिचर्ड को फोर्ब्स की बातों में सच्चाई लगी। फिर भी फोर्ब्स ने आगे बोला, ये कमिश्नर ऑफिस की लेन सिक्योर लेन है और यहाँ किसी भी प्राइवेट व्हीकल का आना इतना आसान नहीं, और वो भी इस समय सुबह के 5 बजे। इसका एक ही मतलब है कि जानबूझकर तुम्हें टारगेट किया गया था। मैंने उस फोर्ड फिएस्टा की डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया है। रिचर्ड को पहली बार फोर्ब्स की बातें सटीक लग रही थी। लंदन माफिया इतना अधिक बेपरवाह हो गया था कि उसने वॉटसन का अपहरण किया और अब एक और पुलिस वाले को मारने जा रहा था। अब उस रहस्यमयी कॉल से शुरू हुआ केस वास्तव में व्यक्तिगत हो चुका था। रिचर्ड अब उस केस को सॉल्व करके ही मानेगा। फोर्ब्स ने रिचर्ड की विचारधारा को अपने शब्दों से तोड़ा। फोर्ब्स बोला, तुमको अभी लंदन पोर्ट जाना होगा, हमारे कस्टम ऑफिसर ने एक बोट को पकड़ा है। रिचर्ड बोला, सर, ये तो फिर कस्टम का मैटर है, हमारे जुडिक्शन में नहीं है। फोर्ब्स बीच में बोला, पूरी बात सुनो। फोर्ब्स ने एक कांस्टेबल को इशारा किया और वो एक कॉन्फिडेंशियल फाइल लेकर आया। फोर्ब्स बोला, ये फाइल किसी और के लिए नहीं है, केवल तुमको इसका पता होना चाहिए। रिचर्ड ने फाइल ले ली और पन्ने पलटने लग गया। फोर्ब्स बोला, पेज नंबर 7 पर जाओ। रिचर्ड पेज 7 पर चला गया। वहाँ एक रिपोर्ट थी जिसका शीर्षक था ड्रग्स या नमक, एक अनोखा और पेचीदा षड्यंत्र। रिचर्ड ने रिपोर्ट पढ़ी और समझा कि कुछ ड्रग्स अब बिल्कुल नमक की तरह दिख रहे हैं, परंतु जब उन पर टेस्ट किया जाता है तो वो नमक के बदले ड्रग्स निकलते हैं। कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन आदि सभी वर्जित नशीली चीजें एक प्रोसेस के द्वारा नमक जैसे रूप ले लेती हैं।
यहाँ तक कि कैनाबिस को भी नमक का रूप दिया जा सकता था। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फोर्ब्स ने बोला, रिचर्ड, कुछ ऐसे प्रोसेस इन ड्रग माफिया के हाथ लगे हैं कि ये लोग इन ड्रग को नमक जैसा रूप दे रहे हैं और साधारणतः पता भी नहीं चल रहा कि नमक है या ड्रग। रिचर्ड के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बंगला नंबर 9 का मालिक जॉनसन एलन भी नमक का ही व्यापारी था। क्या इन सब का कुछ कनेक्शन है? फोर्ब्स ने आगे बोला। लंदन पोर्ट पर नमक का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, परंतु वो है ड्रग्स। तुम तुरंत जाओ और तफ्तीश करो, परंतु याद रखना पुलिस के पास अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ड्रग्स को नमक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिपोर्ट केवल एक मुखबिर की खबर पर आधारित है। तुम्हें हार्ड एविडेंस ढूंढने होंगे। रिचर्ड को समझ आ गया था कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आया है फोर्ब्स पर इस ड्रग माफिया को खत्म कर देने का। वैसे भी आजकल की यूथ में ड्रग्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ड्रग्स माफिया लंदन में सबसे खूंखार और पैसे वाला माफिया हो गया था। पहले तो फिर भी हेनरी वॉल्टर और सैम रॉस के बीच पावर का संतुलन बना हुआ था, पर जब से पुलिस वालों ने हेनरी वॉल्टर का एनकाउंटर कर दिया था, तब से सैम रॉस बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। फोर्ब्स ने कहा, रिचर्ड इस केस में तुम्हारी मदद करेगा एलेक्स। फोर्ब्स ने घंटी बजाई और तुरंत एक कांस्टेबल वहां आ गया। फोर्ब्स बोला, एलेक्स को बुलाओ। एलेक्स भी जल्दी ही आ गया। एलेक्स 6 फुट लंबा सुडौल पुरुष था और रिचर्ड और उसकी बहुत पटरी खाती थी। एलेक्स ने फोर्ब्स और रिचर्ड दोनों को सैल्यूट किया। फोर्ब्स बोला, एलेक्स, तुम तुरंत रिचर्ड के साथ लंदन पोर्ट चले जाओ। रिचर्ड भी उठा, फोर्ब्स को सैल्यूट करके एलेक्स के साथ बाहर निकल गया। एलेक्स बोला, सर, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आने वाला है। रिचर्ड बोला, हाँ एलेक्स, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने में इच्छुक था। तुमको इस नमक और ड्रग्स वाले केस का पूरा पता है क्या? एलेक्स बोला, सर, बस इतना कि कोई प्रोसेस है जिसके जरिए कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन जैसे ड्रग्स को नमक का रूप दे दिया जाता है ताकि कोई देखकर ये बता ना सके कि वो नमक है या ड्रग। रिचर्ड बोला, हाँ, पर वो प्रोसेस क्या है और क्या ड्रग्स माफिया उसे यूज कर रहा है? एलेक्स बोला, इसीलिए कंसाइनमेंट जो लंदन पोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा है, हमको वहां तफ्तीश करनी है। मुझे ये पता है कि कस्टम ने गलती से इस कंसाइनमेंट को पकड़ लिया, जबकि ये कोई आयात निर्यात नहीं, लोकल स्कॉटलैंड से ही आ रहा था। कस्टम ने गलती से गलत बोर्ड पर छापा मारा और ये नमक का कंसाइनमेंट हाथ लगा, परंतु जब कस्टम वालों ने चेक किया तो उन्हें समझ आ गया कि ये नमक नहीं, ड्रग है, और उसने फोर्ब्स को फ़ोन कर दिया। रिचर्ड बोला, ये क्या प्रोसेस हुआ जिसे कस्टम वाले चख कर या देख कर ही बता रहे हैं कि नमक है या ड्रग्स बिना टेस्ट किए? क्या ड्रग माफिया सैम रॉस के नेतृत्व में इतना कमज़ोर हो गया है? एलेक्स बोला, सर, अभी सब तो लंदन पोर्ट जाकर ही पता चलेगा। रिचर्ड बोला, ठीक है, तुम्हारी कार कहाँ है? रिचर्ड और एलेक्स दोनों ही नीचे पार्किंग में आ गए। एलेक्स ने अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा गाड़ी की ओर इशारा किया और दोनों वहां चले गए। रिचर्ड बोला, क्या मैं ड्राइव करूं? एलेक्स बोला, बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे गाड़ी प्रिय है, भले ही ऑफिस ने दी है, पर ये मेरी जान है। रिचर्ड जोर जोर से हंसा और बोला, मैं तुमसे अच्छा ड्राइवर हूँ। एलेक्स मजाकिया अंदाज में बोला, भले ही आप मेरे से अच्छे ड्राइवर होंगे, परंतु अभी आपके और गाड़ी के ग्रह नक्षत्र जरा उलझे हुए हैं। रिचर्ड हंसा और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। एलेक्स ने गाड़ी स्टार्ट की और जल्द ही वो लोग लंदन पोर्ट की तरफ निकल गए। रिचर्ड बोला, एलेक्स, एक बात बताओ, तुम्हें इन माफिया के बारे में क्या क्या जानकारी है? एलेक्स बोला, सर, बहुत ज्यादा नहीं, परंतु यदि आपको माफिया की जन्म कुंडली निकालनी है तो आपको डोमिनिक किर्क से मिलना चाहिए। रिचर्ड बोला, डोमिनिक किर्क तो लंदन की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। एलेक्स बोला, और भी अच्छा है, आपको पता है वो कहाँ मिल सकता है? रिचर्ड थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एलेक्स बोला, सर, डोमिनिक किर्क लंदन माफिया की रग रग से वाकिफ है। उससे ज्यादा कनेक्टेड और जानकार व्यक्ति आपको पुलिस फोर्स में भी नहीं मिलेगा। रिचर्ड बोला, वो जेल के अंदर है, उसे क्या पता लंदन माफिया अभी क्या कर रहा है? एलेक्स बोला, सर,
आप डोमिनिक गर्क को इतना कम मत आंकिए। वो भले ही जेल के अंदर हो, उसके कान और आंख हर जगह होते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र। रिचर्ड कुछ बोलने ही वाला था कि उसने साइड व्यू मिरर में एक गाड़ी को देखा जो बहुत देर से उनके पीछे थी। रिचर्ड बोला, हमारा पीछा किया जा रहा है। एलेक्स आश्चर्यचकित हो गया, बोला, कौन पीछा कर रहा है? रिचर्ड बोला, वो फोर्ड फिएस्टा। एलेक्स बोला, वो तो अभी हमारे पीछे आई है। रिचर्ड बोला, ये वो ही फोर्ड फिएस्टा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। एलेक्स बोला, आपको इतना यकीनी तौर पर कैसे पता? रिचर्ड बोला, जब ये फोर्ड फिएस्टा तेजी से मेरे सामने आई तो मुझे कुछ और नहीं दिखा था, बस दिखी थी तो उसकी वो दाई हेडलाइट जो थोड़ी सी टूटी हुई थी और वहां से लाइट कुछ भिन्न प्रकार से आ रही थी। एलेक्स बोला, तो? रिचर्ड बोला, इस फोर्ड फिएस्टा की दाहिनी हेडलाइट को देखो, वो भी थोड़ी सी क्रैक है। एलेक्स बोला, तो क्या दो फोर्ड फिएस्टा की हेडलाइट क्रैक नहीं हो सकती? रिचर्ड बोला, हो सकती है, परंतु दो ऑरेंज रंग की फोर्ड फिएस्टा जिनकी दाहिनी हेडलाइट टूटी हो और वो लंदन में सुबह 6 बजे कमिश्नर के ऑफिस से लंदन पोर्ट की तरफ ही जा रही हो, कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो गया? एलेक्स बोला, हाँ, बहुत ज्यादा संयोग। क्या करूं, इसको पकड़े? रिचर्ड बोला, नहीं, तुम लंदन पोर्ट चलो, फिर देखते हैं। एलेक्स ने अपनी गति बढ़ाई और जल्द ही वो लोग लंदन पोर्ट पहुंच गए। वो ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा भी लंदन पोर्ट पहुंची और थोड़ी दूरी पर रुक गई। रिचर्ड और एलेक्स को नहीं पता था उस व्यक्ति का जो उस ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा में था, उसका अगला कदम क्या होने वाला था। उन्होंने उसे हल्के में ले लिया था। रिचर्ड ने फोर्ब्स की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। जो किलर इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपनी फोर्ड फिएस्टा को रिचर्ड की वॉक्सहॉल अस्त्रा से सीधे भिड़ाने वाला था और ऐन मौके पर कूदकर संभल कर रिचर्ड पर गोलियां दागने वाला था, वो कुछ भी कर सकता था। रिचर्ड और एलेक्स गाड़ी से उतरे। रिचर्ड के गाड़ी के उतरने के साथ ही वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया। उसका पांव फुटमैट पर अटक गया था। ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो नीचे गिरा और एक बुलेट उसके पास से होती हुई उस वॉक्सहॉल अस्त्रा के गेट पर लग गई। जोर से आवाज हुई। रिचर्ड और एलेक्स दोनों ही ट्रेन पुलिस वाले थे। वो समझ गए कि रिचर्ड पर फायर हुआ था। ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा वाला रिचर्ड को मारना चाहता था। एलेक्स चिल्लाया, रिचर्ड, आप पोर्ट के अंदर भागिए, मैं आपको कवर फायर दे रहा हूँ। रिचर्ड बोला, और एलेक्स तुम? एलेक्स बोला, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं इस कमीने को पकड़कर आपके पास लेकर आता हूँ। एलेक्स ने ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा पर दनादन अपनी बेरेटा M1951 से फायर चालू कर दिया। हालांकि रिचर्ड की स्मिथ एंड वेसन 10 को बेरेटा M1951 से कुछ जानकार अच्छा मानते थे, परंतु फायर आर्म का उसूल था कि उसकी प्रभावशीलता चलाने वाले के हाथों में होती है और एलेक्स एक प्रभावी शूटर था। एलेक्स के 3 सटीक फायर ने ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा वाले शूटर को भागने पर मजबूर कर दिया। एलेक्स ने भी अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा घुमाई और उसका पीछा करने लग गया। इधर रिचर्ड लंदन पोर्ट में घुस गया था और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके आई कार्ड को देखकर उसे अंदर जाने की इजाजत भी दे दी थी।